हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, कल के दिन में हमने अपथ्रस्ट और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। क्या देखा था हमने कल कि एक अपथ्रस्ट क्या होता है? वी रो जी, जहाँ पे वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो आप इमर्स कर रहे हो, लिक्विड या फ्लूइड के अंदर आपने जितना भी सॉलिड डाला है उसका वॉल्यूम। फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से यही वॉल्यूम को हम डिस्प्लेस करते थे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, बिकॉज सॉलिड के कारण जितना वॉल्यूम सॉलिड का होगा उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वाटर का होगा। आर्किमिडीज ने क्या प्रिंसिपल बताया था? द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ कंप्लीटली और पार्शियली इमर्स्ड सॉलिड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर या डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक है, और तो यही हमने कर दिया, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक है, ये मास ऑफ फ्लूइड, जितना भी डिस्प्लेस हुआ उसका मास n इंटू जी। फिर हमने देखा था वेट इन फ्लूइड। बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप फ्लूइड के अंदर डालेंगे तो उसका वजन कुछ कम लगेगा। हमने कल भी एग्जांपल दिया ना, किसी भारी चीज़ को पानी में आप स्विमिंग पूल जाते हो तो पानी में उठाना काफ़ी आसान हो जाता है। क्यों? बिकॉज उसका इफेक्टिव वेट कम हो जाता है। सो कितना कम होगा? उसका ओरिजिनल वेट माइनस अपथ्रस्ट, एंड लॉस इन वेट कितना कम हो गया, कितना गुम हो गया, तो वो है अपथ्रस्ट। क्लियर? सो चलो, ये कहानी हमने कल देखी थी। अब आज हमें देखना है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो, दैट इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन। बड़ा कोई भी चीज पानी पे तैरती कब है? कब तैरेगी? देखो, पहले तो एक चीज है कि अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हुआ, जो भी सॉलिड है अगर वो फ्लूइड की डेंसिटी से उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो 100% डूबने वाला है। और अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, बेटा आप लोगों ने 9th में पढ़ा था रिलेटिव डेंसिटी। सो उसमें आपने कुछ ऐसा पढ़ा था कि जो भी सॉलिड है, कोई भी सब्सटेंस, उसकी डेंसिटी अगर पानी से कम है तो वो पानी पे तैरेगा, है ना? सो हम ये क्या बोलेंगे? इट विल फ्लोट। बट व्हाट अबाउट कि बेटा अगर सॉलिड और फ्लूइड की डेंसिटी सेम हो गई तो बेटा इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग लिमिट। क्या मतलब है? आइए देखते हैं। देखिए, इस केस में क्या होगा बेटा? जो भी ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीटली डूब जाएगा, नीचे चला जाएगा, बॉटम पे एकदम टच हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा बेटा? वो तैरेगा। तैरेगा इन द सेंस उसका कुछ पार्ट अंदर जाएगा, बाकी का पार्ट ऊपर रहेगा। वो कुछ पार्ट कितना भी हो सकता है। और अगर मान लो ये कंडीशन आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंडीशन में क्या होगा? वो तैरेगा लेकिन कंप्लीटली इमर्स हो जाएगा। दिख रहा है आपको? ये जो सब्सटेंस है ये पानी के या लिक्विड के सरफेस तक डूब गया है और अब ये यहां तैरेगा। ये नीचे टच नहीं होगा। ये नीचे टच हो रहा था कंप्लीटली, ये नीचे टच नहीं होगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो बेटा जब आपने कभी मूवी में कभी देखा हो, जब कोई आदमी डूब रहा होता है तो वो पहले यहाँ तक फ्लोट करता है, जब फिर उसके शरीर में बहुत पानी चला जाएगा तब जाके वो नीचे जाता है, बट स्टार्टिंग में यहीं पे तैरता रहता है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है? ओके। अच्छा बच्चे लोग, अब फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? देखो, ये तो कंडीशंस हैं कि कब फ्लोट करेगा कब नहीं करेगा, बट एक्चुअली उसका मतलब क्या होता है? तो बेटा फ्लोटिंग का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस इक्विलिब्रियम में है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेटा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है मतलब वो इक्विलिब्रियम में है, उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही है, फोर्स लग रही है बट नेट फोर्स उसके ऊपर 0 हो जाएगी। अच्छा, इससे हम क्या कहना चाह रहे हैं? बड़ा एक बात सुनना जरा। इक्विलिब्रियम 0 का मतलब क्या होता है? F नेट इज इक्वल टू 0। हमको पता है नेट फोर्स 0 हो जाएगी। सो ये 100% होगा ही होगा। अच्छा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट? बेटा वेट मतलब क्या हो गया? नीचे की तरफ उसका पुल। देखो ना, अगर कोई बॉडी है वो तैर रही है तो इसका मतलब बेटा इस पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? एक फोर्स लग रही है इसके नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स mg,
और दूसरी फोर्स इसके कारण, ये फ्लूइड के कारण ऊपर लगेगी कौन सा, अपथ्रस्ट। अब बेटा अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों फोर्स इक्वल है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, बट ये कंडीशन 90% जगहों पे वैलिड है, 10% जगहों पे नहीं। फॉर योर स्कूल एग्जाम 100%, बट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ पे फर्क आ सकता है। ठीक है, आपके सिलेबस में आप इसको काउंट करके चलेंगे 100%। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये 100% वैलिड नहीं होता है, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 100% वैलिड है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं बेटा, वेट ऑफ बॉडी, अपथ्रस्ट क्या होता है, मेरे ख्याल से अपथ्रस्ट हो पानी जो डिस्प्लेस हुआ उसका वेट होता है। सो वेट ऑफ लिक्विड या फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, समझ आ रहा है? ये कंडीशन बोल लो, ये कंडीशन बोल लो, या ये कंडीशन बोल लो, सब वैलिड है। हम लोग अब जो सम सॉल्व करेंगे वो यहां से करेंगे, ये पॉइंट से। क्लियर? चलिए आइए देखें क्या होगा। अब बेटा मैं आपको कुछ शॉर्टकट तरीके भी यहां पे बताऊंगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। बड़े से बड़ा क्वेश्चन फ्लोटिंग के रिलेटेड 2 सेकंड में आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए मान लो कि किसी कंटेनर में हमने कोई फ्लूइड डाल दिया है और वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट डूबा पड़ा है, फ्लोट कर रहा है। ठीक है, इसका मास है m। अब बेटा जरा ध्यान से देखना कि जब ये फ्लोट कर रहा है तो इसका कुछ हिस्सा अंदर होता है। तो अपथ्रस्ट में हम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लेते हैं, वो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इतने के लिए लिया जाएगा, पूरे के लिए नहीं। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो इसको याद रखना, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड का मतलब होता है जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ। फ्लूइड कितना डिस्प्लेस होगा, जितना वॉल्यूम किसी बॉडी का इसके अंदर होगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके। सो जैसे कि हमने यहां पे बोला कि ये अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा है। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या हो गया बेटा कि इसके नीचे लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स mg एंड ऊपर लगने वाली अपथ्रस्ट सेम हो जाएगी। सो mg इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, या आप कह सकते हैं वेट ऑफ बॉडी। वेट ऑफ बॉडी क्या होता है, mg। अपथ्रस्ट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू g। ओके, तो यहां से आपको सम सॉल्व करने हैं। अब बेटा आओ कुछ शॉर्टकट देखते हैं, कुछ शॉर्टकट। क्या शॉर्टकट बेटा, ये क्या है, मेरे ख्याल से ये मास ऑफ सॉलिड है। सपोज करो कि मास ऑफ सॉलिड आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको पता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड है और पूरा टोटल वॉल्यूम Vs ले लेते हैं। तो क्या मैं सॉलिड के मास के बदले डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकता हूं? बेटा हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, सॉरी मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसको यहां ले लो मल्टीप्लाई में। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो मास ऑफ सॉलिड के बदले क्या मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ले सकता हूं? तो ये G इज इक्वल टू VF रो एफ जी से जी मर गया, क्या बचा, रो एस। VS इज इक्वल टू रो एफ VF। फर्स्ट शॉर्टकट, सॉलिड की डेंसिटी इंटू सॉलिड का मास इज इक्वल टू फ्लूइड डिस्प्लेस। बेटा डिस्प्लेस, अच्छा फ्लूइड का बेटा डिस्प्लेस हो कि कोई भी हो, फ्लूइड का डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। ये रिलेशन आपको याद रखना है। कभी भी अगर मान लो डेंसिटी या वॉल्यूम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आवे तो क्या इसके अंदर और कोई चेंज हो सकता है? बिल्कुल। जरा देखो यहाँ पे क्या हो सकता है। बड़ा काम करते हैं, इसकी जो टोटल हाइट है ना, जो इसकी टोटल हाइट है ऑब्जेक्ट की, वो मैं ले लेता हूँ HS, हाइट ऑफ सॉलिड, टोटल हाइट। और बेटा जो डूबा हुआ है, जो इसके अंदर डूबा हुआ है, उसकी हाइट में ले लेता हूं HF, यानी कि पानी कितना डिस्प्लेस हुआ उसकी हाइट।
अब क्या करें, जरा बात सुना बेटा, क्या मैं वॉल्यूम के बदले एरिया इंटू हाइट लिख सकता हूँ? हमको पता है ना कि इन जनरल वॉल्यूम को हम हाइट इंटू एरिया बोलते हैं। अच्छा बेटा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम होगा। अरे अल्टीमेटली क्रॉस सेक्शनल, जब पानी कितना डिस्प्लेस हुआ इतना, सो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो दोनों का सेम रहेगा। सो रो एस इंटू ए एच एस इज इक्वल टू रो एफ ए वी एफ। यहाँ से ए और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम था, कट गया, क्या बचा? रो एस एच एस इज इक्वल टू रो एफ एच एफ। ये वन मोर इंपॉर्टेंट रिलेशन। देखो ये दो चीज़ क्या करेगा बेटा, आपके क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कराएगा। अगर आपको ये याद नहीं रहते तो ये तो 100% वैलिड है। क्लियर? ओके, सो चले बच्चा लोग, अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन है कि कोई एक सॉलिड है जिसका मास दिया हुआ है, मतलब एम बोला हुआ है, वैल्यू नहीं दी है, वॉल्यूम वी बोला है, और वो किसी फ्लूइड के अंदर डुबोया है, वाटर के अंदर उसको हमने डुबो के रखा है। एंड यस, यहाँ पे बोला हुआ है कि ये इक्विलिब्रियम है, मतलब ये फ्लोट कर रहा है। तो बच्चा लोग पूछा हुआ है कि इस सॉलिड की डेंसिटी कितनी होगी, फाइंड रो एस, और फ्लूइड की डेंसिटी हमको दे रखी है। तो बेटा आइए सबसे पहले तो मैं आपको ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन से इसका आंसर ढूंढ के बताऊं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? एफ नेट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। ये चीज हमने देखी थी, है क्या नहीं बेटा? अच्छा, वेट ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा? mg, अपथ्रस्ट कितना हो जाएगा? vf रो एफ इंटू जी, है ना? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। यहाँ से जी कट गया। अब बेटा मास तो हमको दे नहीं रखा, कोई बात नहीं, मास की जगह पे हम क्या कर लेते हैं? डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब बेटा एक चीज़ और भी है, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इक्वल होगा? नहीं, बिकॉज यहाँ पे पूरे सॉलिड का वॉल्यूम लिया जाता है और यहाँ पे सिर्फ उतने पार्ट का वॉल्यूम लिया जाता है जो फ्लूइड के अंदर है। तो गलती से भी इसको काट मत देना। क्लियर? अच्छा, अब क्या करें? अब तो कुछ है ही नहीं, तो एक काम कर लेते बेटा, वॉल्यूम रख लेते हैं। वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होती है? सिलेंडर है, ये सिलेंडर है ना अल्टीमेटली बेटा। तो सिलेंडर के केस में वॉल्यूम कितनी होती है? वॉल्यूम मतलब अंदर की जगह, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब ये पूरा हाइट होगा तो मैं इसको एच एस बोल देता हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच एफ, बिकॉज हमें सिर्फ फ्लूइड की हाइट चाहिए, इंटू रो एफ। पाई आर स्क्वायर गया। बड़ा देखो यहाँ से भी क्या निकल के आया? रो एस एच एस इज इक्वल टू रो एफ एच एफ। मेरे ख्याल से शॉर्ट ट्रिक भी देखी थी हमने, तो डायरेक्टली अब इसको भी यूज़ कर सकते थे। अब यहाँ से मुझे ये ढूंढना है, सो रो वैल्यू रख दो, रो एस एच एस। बड़ा एच एस मतलब पूरे सॉलिड का 3L/4 प्लस L/4, ये हो जाएगा L। यहाँ से रो एफ की वैल्यू कितनी है? 10⁻³ इंटू एच एफ, यानी सिर्फ फ्लूइड की, यानी ये हो जाएगा L/4। L से L कट, क्या बचा? रो एच इज इक्वल टू 10⁻³ का मतलब 1000/4, यह आ गया 250 kg/m³। सो आवर आंसर इज 250। अब बेटा देखो, ये दो तो आप डायरेक्टली देख के ही उसको कट कर सकते थे। क्यों? बेटा ये फ्लोट कर रहा है, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में कब होगा या फ्लोटिंग कब करेगा? जब इसकी डेंसिटी, जब सॉलिड की डेंसिटी फ्लूइड से ज़्यादा होगी, सॉरी कम होगी। बेटा हमने क्या पढ़ा था कि अगर सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो नीचे डूब जाएगा, इक्वल होगी तो पानी के सरफेस तक आके डूबेगा, यानी कि तैरेगा, और अगर कम होगी तो वो ऊपर ही तैरता रहेगा। यही हम देखा था, मतलब डेंसिटी इस सॉलिड की फ्लूइड से कम हो गई। सो बेटा ये देखो, ये तो ज़्यादा है, ये तो पॉसिबल नहीं था, ये भी ज़्यादा है तो ये भी पॉसिबल नहीं था। सो दो वैल्यू तो आप लॉजिकली भी ओमिट कर सकते थे। ठीक है, समझ आया बच्चा लोग? ओके, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा आज के वीडियो का। अब हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे केरोसिन है, यहाँ पे वाटर है, और इसके बीच में एक आइस का पीस है। थोड़ा लेट मी ड्रॉ दिस अपर साइड।
ठीक है, ये हमको क्या दे रखा है, वाटर, जिसकी डेंसिटी हमको दे रखी है बेटा 1 ग्राम पर मीटर क्यूब, और ये है केरोसिन और इसकी डेंसिटी हमको दे रखी है बेटा 0.8 ग्राम पर मीटर क्यूब। एंड यहाँ पे एक बर्फ़ का पीस है जिसकी डेंसिटी हमको दे रखी है 0.9 ग्राम पर मीटर क्यूब। अब बेटा आपके JEE में यानी कि 2010 AIEEE में एक क्वेश्चन आया था कि ये आइस का पीस हमको 3 चीज़ें दे रखी है, तीनों की डेंसिटी दे रखी है और कहाँ जा रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ पे सेट होगी, मतलब कौन सी चीज़ सबसे नीचे, कौन सी सबसे ऊपर। तो बड़ा एक चीज़ ऑब्वियस है, जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा वो सबसे नीचे, जिसकी डेंसिटी सबसे कम वो सबसे ऊपर, और जिसकी डेंसिटी मीडियम में, मिडल में है, वो मिडल में कहीं पे होगा। क्वेश्चन इतना था। अब हम इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन लेके आ रहे हैं। देखो JEE क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, बहुत ही आसान था। हम इसमें मॉडिफिकेशन ये लेके आ रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ length of ice in kerosene to length of ice in water। क्या कहा जा रहा है कि बेटा देखो पानी थोड़ा, ये जो आइस है वो थोड़ा पानी में है और थोड़ा केरोसिन में है, तो कितनी लेंथ इसकी केरोसिन में है, कितनी लेंथ इसकी वाटर में है, उसका रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, एंड चलो इसका ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ 1:8, 8:1, सॉरी 1:3, यहाँ पे 1:1 और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 1:8। क्या रेशियो होगा? तो बड़ा एक चीज़ और हमको यहाँ पे कंडीशन बोली हुई है कि ये इक्विलिब्रियम में है। देखो ये कंडीशन दी होगी तो ही फ्लोटिंग होगा और तो ही हम आगे सम सॉल्व कर पाएंगे। सो 90% क्वेश्चन में आपको ये चीज़ दे रखी होगी। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है बेटा, मैं ये आइस का यहाँ पे पीस ड्रॉ कर रहा हूँ, इस आइस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी बेटा? एक तो इसके खुद के कारण फोर्स, इसकी mg। दूसरा बेटा एक अपथ्रस्ट लग रहा होगा वाटर के कारण और एक अपथ्रस्ट लग रहा होगा केरोसिन के कारण। बोलो है कि नहीं? दोनों लिक्विड है, अपथ्रस्ट हमेशा अपर डायरेक्शन में लगता है। सो केरोसिन भी इसको ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होगा, वाटर भी इसको ऊपर भेजेगा। गेटिंग? चलो आ जाओ, इक्विलिब्रियम में है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अपथ्रस्ट ऑफ वाटर प्लस अपथ्रस्ट ऑफ केरोसिन इज इक्वल टू mg। यस और नो? अब क्या करें? कुछ नहीं, खत्म, अब कहानी खत्म। अपथ्रस्ट क्या होता है बेटा? v रो g प्लस v रो g। फर्क होगा, यस, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये डेंसिटी ऑफ वाटर, ये वॉल्यूम ऑफ केरोसिन, डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज इक्वल टू mg। बेटा मास दे रखा है आपको इसका? नहीं, इसकी डेंसिटी दे रखी है। तो एक काम करते हैं, मास के बदले वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ले लेते हैं। समझ आया? ये आइस की हो गई। सो यहाँ से g कट। अब क्या करे क्या करे क्या करे बेटा? आपको मालूम है कि वाटर और केरोसिन फ्लूइड है। फ्लूइड की वॉल्यूम का मतलब होता है जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ हो। बेटा वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस होगा? एक काम करते हैं, इसकी लेंथ को x ले लेते हैं, इसकी लेंथ को y ले लेते हैं। ये जो लेंथ है ना, इसको x ले लिया और इतनी लेंथ को y ले लिया। तो बड़ा वॉल्यूम, केरोसिन की वॉल्यूम इतनी हो जाएगी एंड वाटर की वॉल्यूम इतनी हो जाएगी। बिकॉज हमको क्या ढूंढना है बेटा? टोटल वॉल्यूम नहीं चाहिए, जो लिक्विड, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ होगा उसकी वॉल्यूम चाहिए। और डिस्प्लेस कितना होगा? जितनी ये वॉल्यूम होगी। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा वाटर का बेटा? ये क्या है? सिलेंडर है। चलो इसकी हाइट, तो क्या मैं ऐसा ले सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा? πr²h। इसकी हाइट हमने x ली है, प्लस ये इंटू रो वॉल्यूम ऑफ केरोसिन, सॉरी वाटर में ये y आ जाएगा। क्यों? वाटर की हाइट y है और इसकी हाइट क्या हो जाएगी? πr²x इंटू रो के। समझ आ रहा है क्या किया हमने? देखो बेटा ये KW जो है ना, वो हमने हमारे लिए वर्ड्स दे दिए हैं। ठीक है, ऐसे कोई वर्ड्स प्री डिफाइंड नहीं होते, तो हमने हमारे कन्फ्यूजन ना हो ना, हमको समझ आवे, इसलिए हमने इसको ऐसा नाम दे दिया। W मतलब वाटर और K मतलब केरोसिन और I मतलब आइस। हमने हमारे सहूलियत के लिए नाम दिए हैं और कुछ नहीं।
सो यहाँ से हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ वाटर, इतना वाटर है वॉल्यूम का। सो ये सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच मतलब हाइट। सिमिलरली इसके लिए भी पाई आर स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइस। बड़ा वॉल्यूम ऑफ आइस कितना हो जाएगा, पूरा वॉल्यूम, पूरा, यानी पाई आर स्क्वायर एक्स प्लस वाई बोल सकता हूँ। बड़ा पूरे की हाइट कितनी होगी, एक्स प्लस वाई इंटू रो आई। बड़ा यहाँ से देखो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पूरा कट। तीनों केस में बेटा रेडियस यही होगा, एरिया यही होगा, है क्या नहीं। अब क्या करें, यहाँ से देखो ये क्या बन गया, रो डब्ल्यू वाई प्लस रो के एक्स इज इक्वल टू रो आई एक्स प्लस वाई। आपको x अपॉन वाई की वैल्यू फाइंड करनी, क्या बोला भाई, कैरोसिन की लेंथ और वाटर की लेंथ, यानी कि आपको फाइंड क्या करना है एक्चुअली में, x अपॉन वाई ढूंढना है। तो चलो यहाँ से सॉल्व करते हैं। रो डब्ल्यू कितना देके रखा है हमको 1, रो के कितना देके रखा है हमको 0.8 और रो आई कितना देके रखा है 0.9 इंटू एक्स प्लस वाई। 0.9 को अंदर डाल देते हैं, y प्लस 0.8x इज इक्वल टू 0.9x प्लस 0.9y। अब क्या करते हैं, इसको वहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है। कहाँ करूँ बेटा, यहाँ कर लूँ। सो y उसको यहाँ ले आ रहे माइनस 0.1y, सॉरी 0.9y इज इक्वल टू 0.9x माइनस 0.8x। बोलो क्लियर है। सो ये कितना बड़ा 1 में से 0.9 गया, सो 0.1y, 0.9 माइनस 0.8, सो ये भी आ गया 0.1x, 0.1 कट, क्या बचा y इज इक्वल टू x। इसका मतलब y बाय x इज इक्वल टू 1/1, सो रेशियो आ गया 1:1। समझ आ रहा है। अब आपको हो सकता है बेटा कि यहाँ पे x या y की वैल्यू दे दी हो और दूसरे की वैल्यू ढूंढने को कहा जा रहा हो। ऐसा कहा जा सकता है कि लेंथ इन वाटर इज 1 सेंटीमीटर देन फाइंड x, या लेंथ इन वाटर इज 7 सेंटीमीटर देन फाइंड x। मतलब इससे रिलेटेड अब कुछ भी अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ आ रहा है। सो बच्चा लोग आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। इसके और भी क्वेश्चंस आपके नोट्स में दिए हुए हैं, उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सेम यही कॉन्सेप्ट लगाना है और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस उसके अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।